ऑक्सीजन जीवन की संजीवनी है, तो सबसे पहले मैं आपसे ऑक्सीजन की ही बात करूंगा। अगर किसी पेशेंट में कोविड के लक्षण हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ आ रही है, होम रेमेडी के तौर पे डॉक्टर साहब, क्या प्रोन पोजीशन उस पेशेंट को पेट के बल लेटाने से ब्रीदिंग में मदद मिलती है क्या? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अमित। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन की जो पैथोफिजियोलॉजी है और जो हमने पिछले 1 सवा साल में सीखी है, इसमें ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो मरीज को पता नहीं लगता। इसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं, इटली से शब्द निकला था। तो मरीज तो खुश होता है लेकिन उसका ऑक्सीजन कम होता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जैसे ही आपको कोरोना का सस्पिशन भी हो तो एक ऑक्सीजन नापने की प्रोब अपने पास रखें और उसको इवन आपको जब ब्रेथलेसनेस नहीं होती है तो उसको नापते रहे। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा उपलब्ध नहीं होती है और आजकल तो शॉर्टेज है, आपको पता है। बहुत एक विषय बना हुआ है कंट्रोवर्सी का और एक टेंशन का। इसमें ऑक्सीजन को कंजर्व कैसे किया जाए। दूसरी बात यह कि इस समय बहुत सारे मरीज हैं जो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही होती है, उनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होती, अस्पताल में बेड्स की शॉर्टेज है, ये सबको पता है। तो उस सूरत में अगर हम उनको उल्टा लेटाते हैं, मतलब पेट के बल जब लेटाते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, जो हार्ट का जो वजन होता है जो कि फेफड़े पर पड़ता है, जिस वजह से थोड़ा सा कंप्रेशन होता है, जब पेट के बल हम लेटते हैं तो वो जो निचला हिस्सा होता है फेफड़े का, वो खुल जाता है, उससे ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ये कोई नई विधि नहीं है। जो हम पेशेंट जिनको हम वेंटिलेट करते हैं, जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनके ऑक्सीजनेशन मेंटेन करने के लिए हम उनको रिपीटेडली उल्टा लिटाते हैं। 6 घंटे लिटाया फिर सीधा कर दिया। लेकिन ये इस कोविड के दौरान हमने देखा गया कि इवन जो वेंटिलेटर पे नहीं है उनको भी जब उल्टा लिटाते हैं जो उनका ऑक्सीजन जैसे 85 से 90 हो जाता है। जी। कुछ लोगों को मोटापे की वजह से या किसी वजह से उल्टा लेटने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इवन जब वो साइड में लेटेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, उससे भी ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये एक विधि है जो हमने न सिर्फ वार्ड में, आईसीयू में, अब हम घरों पे भी अपना रहे हैं। मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन कम है, जब तक आप अस्पताल पहुंचे, आपके लिए बिस्तर का इंतजाम हो, तो आप ऑक्सीजन लेते हुए भी अगर उल्टे लेटेंगे तो ऑक्सीजन आपकी और बढ़ जाएगी। खिलनानी, नेबुलाइजर का अक्सर जिक्र होता है, तो क्या होम क्वारंटाइन में व्यक्ति स्वयं नेबुलाइजर ले सकता है? क्या नेबुलाइजर लेने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है? दिन में कितनी बार नेबुलाइजर लें? नहीं, देखिए, नेबुलाइजेशन सबको नहीं लेना होता है। नेबुलाइजेशन जो क्या होता है, एक दवाई जो हम पफ लेते हैं जिसको हम कहते हैं, या ड्राई पाउडर इनहेलर हम लेते हैं, तो वो नेबुलाइजेशन के जरिए उनको दिया जाता है जिनको ये क्षमता नहीं होती कि वो ठीक से पफ ले पाए, या ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको कहते हैं कैप्सूल फॉर्म में, उसको ले पाए, तो उनको हम नेबुलाइजेशन के जरिए देते हैं। नेबुलाइजेशन में ये होता है कि जो फवार बनता है वो अपने आप बनता है, मरीज को लंबी सांस नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो नेबुलाइजेशन होता है वो एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर होता है, मतलब उसमें बहुत सारा एरोसॉल बनता है, इसलिए उसमें एक एक्स्ट्रा केयरफुल रखना पड़ता है, क्योंकि कोविड भी एरोसॉल के जरिए ही फैलता है। तो इसलिए वो नेबुलाइजेशन अगर दे रहे हैं किसी कोविड के मरीज को, तो उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप और बहुत ही ज्यादा है तो बैल्कनी में जाके लें या अंदर ले, कोशिश करके नेबुलाइजेशन की जगह अगर पफ से काम चलता है तो उससे लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये नहीं है कि आपको एस्थमा नहीं है और ब्रोंकाइटिस भी नहीं है और सीओपीडी भी नहीं है और आपको कोविड हो गया और कोविड की खांसी हो रही है तो उसमें कोई नेबुलाइजेशन काम करेगा, नहीं, वो सच नहीं है। एक स्टडी आई है लैंसेट में जो जिसको बहुत बड़ा स्टॉर्म आया उस वजह से, जिसमें कि ब्यूडेसिनाइड नेबुलाइजेशन नहीं है लेकिन वो इनहेलेशन ही है, वो ड्राई पाउडर इनहेलर है। उसको अगर जल्दी दिया गया, मतलब शुरू के बीमारी के 4-5 दिन या 7 दिन के भीतर, तो उसमें ये पाया गया कि जिनको ब्यूडेसिनाइड, जो कि बड़ा कॉमन इनहेलर है, मिला, उनमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो गई। मतलब कम लोगों को जो है ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी या इमरजेंसी में जाने की जरूरत पड़ी। ये भी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ये पाया गया था कि जो एस्थमा के मरीज हैं
या ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं जो कि इनहेल्ड स्टीरॉइड या ब्यूटासाइड जैसे इनहेलर पे रहते थे, जी। उनमें कोविड थोड़ा सा हमने देखा कि कम होता था। अच्छा। तो ये सोच थी कि जो इनहेल्ड स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड तो हम देते हैं कोविड में, जो इनहेलेशन के जरिए स्टीरॉइड जो हम देते हैं वो वायरल रेप्लिकेशन को कम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और वायरल इन्फ्लामेशन कम करते हैं। तो आपने प्रश्न जो नेबुलाइजेशन का पूछा, जी। नेबुलाइजेशन कोई इलाज नहीं है कोविड का, लेकिन अगर कोविड पेशेंट को नेबुलाइजेशन देते हैं तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें एरोसोल जनरेशन ज्यादा होता है, फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। जी। धन्यवाद। जी। सर, मैं धनबाद से बोला। मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी का एज जो है वो करीबन 55-56 के आसपास है जी। और उनका सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था करीबन 20 से 22 साल से। जी। उनको टिलोसा हंट सिंड्रोम है, जी। जो कि इंडिया में काफी कम पेशेंट्स हैं जिसके टिलोसा हंट सिंड्रोम के। जी। तो उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है और हम अभी डॉक्टर से संपर्क में नहीं है, क्योंकि कोविड का जो फेज चला पिछले 1.5 साल से। जी। तो मेरा सवाल ये था सर कि क्या वो वैक्सीन का शॉट्स ले सकते हैं, जी, फेज 1 और फेज 2? जी डॉक्टर के और दूसरा सवाल एक और है सर, जी, कि मेरी वाइफ है और हमारा एक 2 साल का बच्चा है, बेटा है जी। तो क्योंकि अभी वो बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो क्या मतलब 18 प्लस जो अभी हुआ एक में से वैक्सीनेशन लेने का, जी। तो जो मेरी वाइफ अप्रोक्स 28 इयर्स की है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है? जी शुक्रिया। डॉक्टर किलनानी। हाँ, देखिए ऐसा है, जहाँ तक आपकी माताश्री का प्रश्न है, उनको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ तक आपकी वाइफ का प्रश्न है, अभी तक भारत में जो है गर्भवती महिला और बच्चे और जो नर्सिंग मदर्स हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके लिए वैक्सीन अभी अप्रूव नहीं हुई है। मेरे ख्याल जल्दी ही अप्रूव हो जाएगी। दूसरे देशों में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर नर्सिंग मदर्स के लिए वैक्सीन परमिट कर दी गई है। अभी हमारे यहाँ ये इसकी इजाज़त नहीं है, तो आप सिर्फ अपनी मदर को और खुद को वैक्सीनेट लगा सकते हैं। तो यानी डॉक्टर किलनानी जो है अभी 58 ईयर्स अराउंड है जी। इनका 10 दिन से करीब करीब फीवर, कोल्ड, कफ है। जी। ठीक है, और अभी कल शाम से मतलब इनको सांस लेने में कुछ असुविधा हो रही है। जी। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने कोविड टेस्ट अभी कराया नहीं है। जी। हाँ, तो अभी हमें इनके लिए क्या कर सकते हैं? इनका प्रॉब्लम कुछ मेडिसिन वगैरह इसमें हमारा क्या बोलते हैं? मनोज जी, आपने अब तक टेस्ट क्यों नहीं कराया, अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो? मैं एक्चुअली क्या है कि बुजुर्ग में मम्मी पापा है घर में, कोई ले जाने के लिए भी नहीं है अभी तो। जी। जी। ठीक है जी। और पापा मम्मी इधर मुंगेर में है, उनका सिविल हॉस्पिटल का काफी बुरा हाल है। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर किलनानी। हाँ, नहीं, बहुत इनकी जो मजबूरी है उसको हम अच्छे से समझते हैं कि इन दिनों अस्पताल जाना में डर भी लगता है और वहाँ की सुविधाएं भी बहुत कमजोर हो गई हैं, वो सच में। लेकिन अगर 10 दिन से बुखार है और खांसी है तो उसके सिर्फ कोरोना के कारण नहीं होते, और बीमारियां बहुत सारी होती हैं। निमोनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, डेंगू फीवर होता है, मलेरिया होता है, कई सारे बुखार के तो हजारों कारण होते हैं। तो ये इस समय अगर दिल्ली की बात करें, अगर बुखार है तो सबसे कॉमन कॉज उसका कोरोना ही होता है। लेकिन वहां पर जो गुवाहाटी में जहां पर ये है, हो सकता है कोई और कारण हो, तो इनको ये नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए। और अगर गुवाहाटी में जहां जिस इलाके में वो रहते हैं वहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, तो सबसे पहले कोविड टेस्ट कराएं, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं। रैपिड एंटीजन टेस्ट का नतीजा 1 घंटे 2 घंटे में आ जाता है, तो उससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कोविड नहीं है। तो जब नेगेटिव हो जाता है तो फिर डॉक्टर्स को भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि चलो इस पेशेंट को हम छू सकते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये एक मानसिकता है जो हमारे में है, मैं इसको खुल के बता रहा हूँ। तो इसलिए आपसे सलाह है कि सबसे पहले कोविड टेस्ट कराएं। कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसका पूरी जांच कराएं और उसका ठीक से इलाज कराएं। धन्यवाद। डॉक्टर किलनानी, HRCT और CT स्कैन, ये टेस्ट कब कराना होता है?
ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, तो मेरे को 2-4 मिनट दीजिएगा इसको बताने के लिए। जो जो कोविड इन्फेक्शन होता है वो होता है बुखार से, और इनके सिम्टम सबको पता है, मैं ये नहीं बोलूँगा। लेकिन जो आरटीपीसीआर होता है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, लेकिन ये इसकी एक लिमिटेशन होती है कि एक तो ये कि जो एसिम्टोमेटिक होता है, प्री सिम्टोमेटिक फेज में भी पॉजिटिव होता है, और उसके बाद अब पहले 3 से 5 दिन में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसकी सेंसिटिविटी 70 से 80% एंड मैं कहूँगा 70% ही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 केस कोरोना के हैं तो 70 केस ही पकड़े जाएंगे, 30 में वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जिनको मामूली सिम्टम्स होते हैं और वो नेगेटिव पाए जाते हैं, फिर वो घूमने लग जाते हैं कि भाई मैं तो नेगेटिव आ गया। लेकिन ये जो सीटी स्कैन है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से पाया गया कि सीटी स्कैन अगर स्पेशली अगर बीमारी के 4-5वें दिन के बाद करें, और स्पेशली जिसको हल्का फुल्का भी खांसी है, तो 90 से 95% लोगों में सीटी स्कैन में एबनॉर्मेलिटी आती है, जो कि हम काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये कोरोना की वजह से, ये तो डायग्नोसिस की वजह से। लेकिन दूसरा जो सीटी का जो एक्चुअल यूज है वो ये है कि आप दूसरी बीमारियों को रूल आउट कर सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, दूसरे तरह की निमोनिया है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तीसरा जो सीटी स्कैन की यूटिलिटी होती है वो सिवियरिटी की। आपने सुना होगा कि भाई सब लोग कहते हैं मेरा सीटी स्कोर 10/25 है, 12/40 है, 15 है। वो एक रफ एस्टिमेट होता है। वो रफ एस्टिमेट करके ये बताते हैं कि अगर आपका स्कोर आज 8 है और 4 दिन बाद सीटी किया, उसके बाद 8 से वो 15 हो गया, इसका मतलब आपका निमोनिया बढ़ गया है जी। लेकिन जो एक रीडिंग होती है जैसे 8/25 की है, वो आज इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कई बार कोई सिम्टम नहीं होता, वो घूमते रहते हैं, फास्ट भी चल सकते हैं। लेकिन सीटी स्कैन की कोविड केयर में बहुत बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। महंगा टेस्ट होता है, लेकिन इसको करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा जी। जी मेरा डॉक्टर किलानी जी से सवाल था एक कि मैंने कोविशील्ड की दोनों डोज ली हैं, मेरी एज 71 ईयर है, और दूसरी डोज के बाद भी आज 15 दिन हो गए हैं, तो क्या मैं प्रोटेक्टेड महसूस कर सकता हूँ अपने आप को? और दूसरी मेरी बात ये थी पूछने की कि कई लोग जो हमारे जानकार हैं जिनको भी ऐसे ही 15 दिन 1 महीना हो गया, वो उनको भी कोविड हो गया और हॉस्पिटलेशन में है, तो फिर ये क्या कारण हो सकता है, ये जानना चाहता था जी। डॉक्टर किलानी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं संक्षिप्त में, एक तो ये है कि जो कोविड वैक्सीन के बाद अगर सेकंड डोज के बाद 2 हफ्ते बीत गए तो आपको ऑप्टिमम प्रोटेक्शन मिल गया। दूसरी बात यह है कि जो एफिकेसी है कोविशील्ड वैक्सीन की, वो 62%, 71% और 90% तीनों है, डिपेंडिंग अपॉन कितना डोज लगाया और कितने ड्यूरेशन के बाद में लगाया। इसका मतलब ये है अगर 80% भी उसकी एफिकेसी मानो तो 20% चांस होता है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है। इसीलिए ये बहुत घूम रहा है, सब लोगों को चिंता हो रहा है कि भाई हमें तो वैक्सीनेशन लगा, उसके बाद भी हमें इन्फेक्शन क्यों हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात जिसको सिल्वर लाइनिंग ये है कि कोविशील्ड के बाद, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये जो स्टडी है उससे बता रहा हूँ कि कोविशील्ड के बाद अगर इन्फेक्शन होता भी है तो या तो वो एसिम्टोमेटिक होता है या बिना सिम्टम्स के होता है, और या फिर होता भी है तो वो सीवियर नहीं होता, आईसीयू में पेशेंट जाता है, उसमें डेथ के चांसेस नहीं होते। तो उस तरह से एफिकेसी मानी जाए तो ऑलमोस्ट 100% है। इसका वैल्यू ये है कि आपको वैक्सीन के बाद बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी और अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को उतनी तरह से पालन करना है एज इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ डॉक्टर किलानी ने बताई है कि भले हमने वैक्सीन का डोज ले भी लिया है, फिर भी हमें मास्क पहनना है और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन जरूर करना है। डॉक्टर संजय, आप तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्ट आया है, जो कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको अगर 28 दिन के बाद उनसे पूछा जाए तो सिर्फ 16% लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि बाकी लोगों को, मतलब 84% लोगों को कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, और वो जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्टिव बीमारी की वजह से नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है फटीग, मतलब उनको बड़ा कमजोर सा लगता है, कुछ करने को मन नहीं करता है, शाम को लगता है कि लेट जाए,
चलने को मन नहीं करता, 2 सीढ़ी चढ़ पड़े तो थक जाता है। उसके अलावा सिर का भारी होना, सिर दर्द होना जैसे ये मैडम बता रही हैं। उसके अलावा सर्दी गर्मी लगना, ठंड लगती है लेकिन थर्मामीटर में देखें तो बुखार होता नहीं। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर हम मानते हैं 99.5 के ऊपर ही हम बुखार मानते हैं। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत है, नींद आती नहीं है, आती है तो खुल जाती है। उसके अलावा कुछ भूलने की भी, कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मैं बहुत देर तक इस पे बोल सकता हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये समझाना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा दवाइयां ना खाएं। जैसे डॉक्टर सुजीत सिंह ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि आपका वायरस तो खत्म हो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है उस आपके सिम्टम्स में थोड़ा थोड़ा रहता है। हेल्दी लाइफ जिए, अपना अच्छा खाना खाएं, पानी खूब पिए, अपने आप को एक्टिव रखें, फ्रूट्स वगैरह खाएं, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्या ये बात जनता हम सब समझ पा रहे हैं कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है? हाँ अमित, एक कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है रिपीटिशन हो मेरी तरफ से। जो हम लोग मास्क पहनते हैं, चाहे वो N95 पहने या क्लॉथ मास्क पहने या 3 लेयर सर्जिकल मास्क पहने, ज्यादातर ऑफिसेज जो शहरों में है, मेट्रोज में है, एयर कंडीशन है, हम लोग कोई भी मिलने आ जाता है तो हम लगा लेते हैं और फिर वो जैसे वो मिलके चला तो हम लगाते हैं। तो जैसे कोई जाता है हम सोचते हैं यार मास्क हटाओ, अब आराम से बैठते हैं। जब आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आदमी, ये जो वायरस है एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से तो फैलता ही है, लेकिन इसके अलावा ये है कि जैसे कोई, मानो कि मेरे ऑफिस में कोई आया और वो कोरोना से संक्रमित है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो और उसने भी मास्क उतारा, मैंने उसके साथ चाय पी या उसने वायरस को मेरे ऑफिस में अगर फैलाया, तो वो वायरस मेरे ऑफिस में 3 से 16 घंटे तक जिंदा रहेगा। इसी को ही हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। या कोई टेलीफोन पे बात करता है या वॉशरूम में जाके आदमी जो है ना मास्क उतार देते हैं, तो वो मास्क उतार के फिर फोन पे भी बात करते हैं, फिर फोन पे बात करके वो तो चले जाते हैं लेकिन वो वायरस वॉशरूम में 3 घंटे से ज्यादा रहेगा। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें, एक तो ये कि समय बहुत खराब है, इसलिए जो है ना साथ बैठ के चाय पीना, खाना खाना जो कि हमारी नॉर्मल प्रवृत्ति है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये सोचिए कि आप जी किसी एरिया में अकेले हैं तो आप मास्क नीचे कर लें। और तीसरा जो कॉमन टेंडेंसी होती है, शुरू करते हैं तो मास्क फट से नीचे करके बोलते हैं, फिर ऊपर करते हैं, तो हम बोल बोल के थक जाते हैं कि भाई तो फिर क्या फायदा हुआ। चौथी बात यह है कि बात करने से, चिल्लाने से, गाने से, रोने से, इन सब चीजों से बहुत अधिक मात्रा में ड्रॉपलेट निकलते हैं, मैनी फोल्ड इंक्रीज। तो इसलिए हर तरह के कॉन्ग्रीगेशन, चाहे शादी हो चाहे प्राइवेट पार्टी हो, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका से जो स्टडीज आई है कि जब इन हाउस डाइनिंग जहां बैन कर दी गई 4 स्टेट्स में, तो वहां मौत की दर और कोरोना की दर कम हो गई। और जहां जहां मास्क को, 15 स्टेट में जहां मास्क को बैन कर दिया गया, मैंडेट कर दिया गया, तो 2 लाख केसेस कम हुए। ये उनका रिसर्च थी। तो ये मैं आपके माध्यम से एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि किस तरह से मास्क को यूज करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुजीत, आपने भी कुछ आपने पूछा, जो हम लोग हवा लेते हैं उसमें 0.21% ऑक्सीजन होती है जो हमारे लिए पर्याप्त होती है। और जब ऑक्सीजन डिफ्यूजन या जो कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है या कई बार हार्ट डिजीज में होता है, तो हमें और हम जो हवा अंदर देते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। मतलब 0.21% की जगह हमें 0.25%, 3%, 40%, 50% इस तरह से। तो जो आपने प्रश्न पूछा थोड़ा टेक्निकल है, जैसे हम नेजल प्रोंग या कैथेटर से देते हैं तो उससे हम 40% तक हवा, ऑक्सीजन उसमें जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। जो हम मास्क लगाते हैं, विशेष तरह के मास्क होते हैं, उससे 50 से 60% तक की परसेंटेज जा सकती है। उसके अलावा जो बाईपैप जो होता है उससे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमें वो सांस लेने में जो है वो सपोर्ट करता है। जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर जो है सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, वेंटिलेटर जो है जिसको जो सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है
या कम हो जाती है, उसमें मदद करता है। वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। लेकिन उसमें एक और खासियत होती है कि वेंटिलेटर के जरिए हम 100% ऑक्सीजन तक दे सकते हैं। तो नॉर्मल हवा में 0.21% तक होता है, वेंटिलेटर में 100% तक होता है। जो ट्यूब से देते हैं उसमें 40% तक होता है, मास्क में 50-60% तक होता है, और भी बहुत कुछ इंट्रिकेसीज होती हैं जो यहाँ बताना शायद मुनासिब नहीं। थैंक यू। डॉक्टर सुजीत, क्या अब फेफड़ों को भी और मजबूत करना होगा, क्या करें? नहीं, फेफड़ों को तो मजबूत, फेफड़ों को भी मजबूत करना है और दिल को भी मजबूत करना है। अपना जो व्यायाम है वो रेगुलरली करें। ये नहीं सोचें कि भाई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम कर सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं। कई लोगों ने अपनी वॉक बंद करके 5-5, 10-10 किलो वजन बढ़ा दिया। डिप्रेशन के बड़े प्रश्न आए, आपसी झगड़े बहुत हुए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान। लेकिन आपको समय के अनुसार अपने अपने नियम को डालना पड़ेगा। अच्छी एक्सरसाइज करें, समय से सोएं, अच्छा खाना खाएं, और जो विपदा आई है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाएं। जी बिल्कुल सर।